So good evening students, once again let us start with the next topic. We had already started Earth's gravitational field. So gravitation के बारे में हमने काफी बेसिक बातें सब जानी थी. अब इसके आगे के टॉपिक देखते हैं. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उसकी सबसे पहले डेफिनेशन या उसका जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं. So every object produces a gravitational field around it due to its mass. आप जानते हैं ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? इट्स मास. मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है. सो दिस फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स. दिस फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स. Force on another body brought in the field. Hence, it is important to know about the strength of such a gravitational field. The gravitational force exerted by given body on a body of unit mass at a given point is called the intensity of gravitational field at that point. ये उसकी definition हो गई. So it is also known as the gravitational field or gravitational intensity. ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. Right like this. So using Newton's law of gravitation, we can write the formula for gravitational intensity. तो उसके लिए एक सपोज कर लें. सपोज कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m at the origin of coordinate system O. The gravitational intensity I due to it at some point P is. उस पॉइंट के पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें पता करना है. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? I is equal to minus gm upon r square. से इंटेंसिटी का मीनिंग ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास ऑफ ए बॉडी. तो जो m1 m2 की जगह जो m2 था वो हमने 1 कर दिया. राइट लाइक दिस. सो माइनस gm अपॉन r स्क्वायर r, where r is the op and r is a unit vector in the direction of r. It is a unit vector. In magnitude we can write I is equal to gm upon r square. इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी. क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास है तो न्यूटन पर केजी. इन डायमेंशनल फॉर्मूला तो खैर इस पर से आ ही जाएगा. नाउ इफ अ बॉडी ऑफ मास m is put lying at this point P, the gravitational force exerted by the field on it is F is equal to I into m. इसका मतलब इसी को अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाए. सो इंटेंसिटी को m से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स बन जाता है, और फोर्स को जब m से मतलब मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो इंटेंसिटी बनता है. सो माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का किस तरह से डिफाइन करना है? एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस ए ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. ये हमने इससे पहले के टॉपिक में देखा. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच ए फील्ड is defined as the quantity called the gravitational potential. Gravitational potential as under. So एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट करता है as under. तो वो कैसे जनरेट करता है देख लीजिए. Right like this. पहले डेफिनेशन रीड करते हैं. The negative of the work done by the gravitational force in bringing a body of unit mass from the infinite distance to the given point in the gravitational field is called gravitational potential phi at that point. मतलब क्या है कि अर्थ का ग्रेविटेशन जो फील्ड है वो सर्टेन लिमिट तक ही है, उसके बाद में नहीं है, उसके आगे नहीं. उसके आगे का जो भी स्पेस है उसको हम विदाउट ग्रेविटेशनल का स्पेस कहते हैं, जिसमें कोई ग्रेविटेशन नहीं है, फोर्स नहीं है. वहां से किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने के लिए कितने वर्क डन की आवश्यकता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल phi at that. The unit of gravitational potential is J joule per kg and the dimensional formula is this. Consider figure to obtain the formula. For the gravitational potential of the Earth's gravitational field,
So we put the origin of the coordinate system at the center of the earth. Mass of the earth is me, radius is r. अब यहाँ पर फिगर में दिखा होगा, mass is me, radius is re. Mass of the earth is me, radius is re. The position vector of the point at P at a distance r from the center of the earth is OP is equal to r. So r is greater than re क्योंकि बाहर है. r मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस. re क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. अभी अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, अर्थ के सरफेस से बाहर है, तो नेचुरली r is greater than re होगा. At this point, the Earth's gravitational force on the body of unit mass is this. So F is equal to force per unit mass. मतलब ये एक टाइप की इंटेंसिटी होगी. तो ये फॉर्मूला आ गया. Work done by the gravitational force for a small displacement dr is dw is equal to force into displacement. तो force की जगह हम ये रख देंगे, into displacement रख देंगे. So gme upon r square dr. Hence, in this case, the work done by the gravitational force in moving the body from a point P at a distance r to infinite distance is. अभी work done from r to infinity या तो work done from infinity to r, ये दोनों में केसेस में आंसर सेम ही आएगी. So that is integration dw. कहाँ से? r से infinity. r dw की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, gme upon r square dr. So gme बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होता है. ये माइनस माइनस इसको माइनस बना देगा, ये प्लस बना देगा, ये यहाँ प्लस. So phi is equal to gravitational potential at point P is phi is equal to minus gme upon r. From this, the gravitational potential at Earth's surface putting r is equal to re is ये हो जाए. जब हम r इज इक्वल टू आर रख देंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल जाएगा. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल कितना है, तो वो gme अपॉन r जितना है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सो वी नोट ए फ्यू पॉइंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस from the center of the earth, from the center of the earth is 0. Naturally infinite distance पे बाहर 0 होगा. The gravitational potential at all points inside a uniform spherical shell is the same and it is equal to the value of the surface value at the surface, that is equal to minus gm upon r, where m is the mass, r is the radius. The gravitational potential distance with distance r from the center of the shell having mass m and radius r is shown in the figure. अब ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ 0 है, देख लीजिए. इसके ऊपर हमने phi लिया हुआ है. अब यहाँ 0 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएगा तो नेगेटिव आएगा. तो देख लीजिए हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है. इसीलिए तो वो अपने आप काम नहीं कर सकता. हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो कहीं ऊपर नहीं जा सकता या मूव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव होता तो खुद काम करता. तो हमें अगर उसे मूव करवाना है तो एक्सटर्नल एक फोर्स लगाना पड़ेगा. अब देख लीजिए कि O से R तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है. दैट मीन्स R डिस्टेंस तक, RE तक ये बिल्कुल सिमिलर है, कम नहीं होगा. और जैसे ही R से बाहर जाएंगे कम होता चला जाएगा और ये रिड्यूस होके होके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू माइनस gm upon r. So the variation of gravitational potential with distance r from the center of the shell having mass m and radius r is shown in the figure. तो ये इस तरह से होता है. Now potential energy. So negative of the work. Potential energy का मतलब क्या? इससे पहले के पॉइंट में, इस पहले के टॉपिक में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो माइनस gme अपॉन r था. इसका मतलब ये एक टाइप की उसके अंदर एनर्जी होगी. ये इतनी एनर्जी से
अर्थ के साथ बंधा हुआ है, और वो भी यूनिट मास के लिए। अब अगर उसका मास m है तो m के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल उसकी एनर्जी कितनी हो गई, ये रहा यहाँ पर आएगा, ये माइनस जी एम ई अपॉन आर इंटू एम, इसका मतलब है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो द नेगेटिव वर्क डन by the gravitational force in bringing a given body of mass m in the gravitational field of the earth from an infinite distance to a given point is called the gravitational potential energy u of that point. तो जो हमने पोटेंशियल फाइंड किया था उसी को m से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. So it is actually the gravitational potential energy of the system of the earth plus that body. So gravitational potential energy of a body of mass m at a distance r from the earth center r is greater than re. Re is u is equal to phi m minus g m e upon m into r. We can also say that the gravitational potential is the gravitational potential energy of unit mass. That is what I told you. So hence the gravitational potential energy of the body of mass m lying on the surface of the earth r is equal to re is u is equal to minus g mem upon re. तो ये इसकी gravitational potential energy होगी. आगे बढ़ते हैं escape energy and escape speed. You know what is escape speed? हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, then it goes in upward direction, it attains some particular height and then it comes back. If you throw it more and more energy, it will attain more and more height, but after all it will come back. It is found to be. So this indicates that if you throw an object with a certain speed so that it will attain a height which is beyond the gravitational field, वो उतनी ऊपर चला जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा. अब एक बार जब बाहर निकल जाता है तो उसको वापस लाने का कोई फोर्स नहीं होता है, इसका मतलब वापस आएगा नहीं. और अगर वो वापस नहीं आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से भाग गया, एस्केप हो गया. अब जितनी स्पीड से हम उसको फेंकेंगे एस्केप होने के लिए उसको कहते हैं एस्केप स्पीड. और उस वक्त हमने उसमें कितनी एनर्जी डाली है उसको कहते हैं एस्केप एनर्जी. So the gravitational potential energy of a body of mass m lying on the earth's surface is this. अब इतनी उसके पास एनर्जी थी, मुझे कम से कम उसमें इतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी पॉजिटिव, तो ही वो अर्थ के सरफेस से बाहर भागेगा. एंड its kinetic energy is 0. So its total energy is minus g mem upon r. If we supply energy, इतनी ही एनर्जी अगर मैं दूंगा to the body of this in the form of kinetic energy, then it can go up to a point where its total energy becomes 0. तो वो उसकी total energy 0 हो जाएगी. It means it will go to infinite distance from the earth and there its potential energy is 0 and the kinetic energy is also 0. In this condition, the body escapes from the binding energy of the earth forever and does not return back. Is it clear? तो ये इसका फंडा है. तो अब ये एस्केप स्पीड कितनी होगी, एस्केप एनर्जी तो हमें मिल गई, ये इतनी एस्केप एनर्जी. अब एस्केप स्पीड कितनी है वो अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले डेफिनेशन देख लें. द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द बॉडी टू मेक इट फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, in other words from binding with the earth, is called the escape energy of that body. It is often called the binding energy of the body. Thus the escape energy of the body of mass m lying on the surface of the earth, g mem upon r, the speed to be given to the body to give its kinetic energy equal to escape energy is called the escape speed. कितनी एनर्जी हमने उस बॉडी में डाली जिसकी वजह से वो एस्केप हो गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, उसको कहते हैं एस्केप एनर्जी.
वो एनर्जी डालने के लिए हमने उसको कितनी स्पीड से ऊपर फेंका, उस स्पीड को कहते हैं एस्केप स्पीड. So the speed to be given to the body to give the kinetic energy equal to the escape energy is called the escape speed, which is often called the escape velocity. उसको हम escape velocity कहते हैं also. अब इक्वेट कर लेते हैं. अगर मैंने सपोज वी स्पीड से फेंका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जी एम ई एम अपॉन आर ई. तो दोनों को इक्वेट करके वी की वैल्यू फाइंड कर लो. सो वी इज इक्वल टू रूट टू जी आर ई. मतलब रूट ऑफ 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 आ जाएगी और आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर आ जाएगी. ये सब वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो वीई की वैल्यू मिल जाएगी. करिए, हम अर्थ की बात कर रहे हैं. हम ये फॉर्मूला किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक प्लेनेट की रेडियस और प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल जाए. अब इसमें एक बात नोट करने जैसी है कि एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है. मतलब एक भारी चीज ले लीजिए और एक हल्की चीज ले लीजिए, दोनों को एक ही स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से फेंकेंगे एस्केप वेलोसिटी से, दोनों अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि भारी चीज को ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा स्पीड देने की जरूरत है और हल्की चीज को कम एस्केप वेलोसिटी देने की जरूरत है, ऐसा नहीं. दैट मीन्स ये मास पे डिपेंड नहीं है. Where g is gravitational acceleration at Earth's surface, gme upon r square. This shows that the escape speed of the body does not depend on its own mass, but it depends on the mass and radius of the other body from the binding of which it has to escape. मतलब वो प्लेनेट की मास और प्लेनेट का रेडियस पे डिपेंड. Is that clear? This is very important point and topic. अब ये सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, by putting the value of g, me and re, we get ve is equal to 11.2. ve का मतलब क्या है, velocity of escape velocity for the earth. e stands for earth. तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी. मतलब ऐसी कोई कीमती चीज आप मत फेंकना, वरना वो उससे आप हाथ धो बैठेंगे. If the initial speed of the body is equal to or greater than the escape speed, it will escape from the gravitational field of Earth forever. If the speed required for the body lying on the surface of the moon to make it free from the moon's gravitation, अब इसी को मून के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके लिए मुझे मून का मास और मून का रेडियस डालना पड़ेगा. So 2g mm upon rm, where mm is the mass of the moon, rm is the radius of the moon. अब हम जानते हैं कि मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून बहुत कम है, तो ये आंसर आता है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड. मतलब ऑलमोस्ट 1/6 टाइम्स द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ सरफेस. आप जानते हैं कि यही वजह है कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मून के एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, उसमें गैसेस है सारे और उसके जो पार्टिकल है वो इधर उधर भागते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं. अब हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर के जो गैसेस के पार्टिकल है उनकी जो रैंडम स्पीड है, वेलोसिटी है, वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है. इसलिए वो उसके एटमॉस्फेयर से बाहर भाग नहीं सकते, अर्थ उसको पकड़ के रखता है ग्रेविटेशन से. जबकि आप देखेंगे कि यही एटमॉस्फेयर अगर मून पे होता तो उनकी जो रैंडम स्पीड है वो मून के एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है. इसीलिए वहां एटमॉस्फेयर रह नहीं सकता, क्योंकि मून जितनी स्पीड से उसको पकड़ के रखता है उससे ज्यादा स्पीड से वो रैंडमली भागते रहते हैं, तो नेचुरली वो उसके ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाते हैं. That here is very important point to be noted. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स. सैटेलाइट क्या है?
आपने देखा होगा, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि या टीवी की न्यूज़ में देखा होगा, कोई सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, वो सैटेलाइट जा रहा है ऊपर की तरफ से और फिर पर्टिकुलर हाइट पे जाके फिक्स हो जाता है। सैटेलाइट्स बहुत काम की चीज़ हैं और हमारे काफ़ी सारे उसमें फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट होते क्या हैं और कितने टाइप के हैं। सो ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। कोई भी प्लेनेट के आजू बाजू घूमने वाली कोई भी बॉडी तो उसका सैटेलाइट होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ घूमना चाहिए। The orbital motion of the satellite depends on gravitational force by the planet and the initial conditions. Satellite can be classified into two categories. अब कुछ सैटेलाइट भगवान ने बनाया है तो नेचुरली उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। कुछ सैटेलाइट हमने बनाए हैं, हमने मतलब द इंसान ने बनाया है, यहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है, इंजीनियर्स ने बनाया है। तो जो चीज़ मैन मेड है उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे, और जो चीज़ भगवान ने बनाई है वो नेचुरल सैटेलाइट। अब देख लीजिए, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज ए सैटेलाइट, लेकिन ये भगवान ने बनाया है इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। स्पुतनिक है, आर्यभट्टा है, ये सारे जो सैटेलाइट थे वो हमने बनाए थे, मैनकाइंड, सो नेचुरली वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सो दो टाइप के सैटेलाइट। यहाँ पर एक नेम मैंने भी दिया, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेड बाय मैनकाइंड वाज स्पुतनिक, अगर आपको पता है। They are used for scientific, engineering, communication, weather forecast, spying and military purposes. आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के एंड में काफ़ी बार आज का तापमान इस प्रकार है या बारिश के बादल गरजने वाले हैं, ऐसे जो न्यूज़ आते हैं वो ये सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। मतलब उनको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट से मिलती है। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि सैटेलाइट की हाइट कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसका रिवोल्यूशन का टाइम कितना होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें इसमें स्टडी की जा सकती है। इसमें से एक दो थियरी हम देखेंगे। सपोज है सैटेलाइट, ये यहाँ पर अर्थ का, ये अर्थ है, इसके आजू बाजू का ये पूरा सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। उसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ये सर्कुलर पाथ है। खैर ये सर्कुलर ही होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर इसको सर्कुलर है ऐसा मान लिया। रेडियस कितनी है, r है। कहाँ से, अर्थ के सेंटर से उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। So suppose a satellite of mass m is launched at a distance r from the center of the earth and speed in the circular orbit is v0. It is also called the orbital speed of the orbital velocity or the orbital velocity. Here r is equal to re plus h. Naturally re तो इसकी रेडियस होगी अर्थ की, और वहां से ये हाइट h है, तो r is equal to re plus h, where re is the radius of the earth and h is the height of the satellite from the surface of the earth. The necessary centripetal force कितना होगा, अगर ये घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, पहले तो एक्सेलरेशन कितना होता है v स्क्वायर अपॉन r, और अगर m मास है तो m v स्क्वायर अपॉन r is the centripetal force for this circular motion of the satellite provided by the earth's gravitational force on it. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को और सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये जब इक्वल होगा तभी ये कॉन्स्टेंटली घूम सकता है। तो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वल टू gmem अपॉन r स्क्वायर। इक्वेट करने से हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होगी। सो ऑर्बिटल स्पीड मिल जाएगी, v0 इज इक्वल टू रूट gme अपॉन r। अब r की जगह re प्लस h रख दीजिए। अगर हमें v0 पता है तो हम h पता कर सकते हैं, और अगर हमें h पता है तो v0 पता कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन the kinetic energy of the satellite is k is equal to half mv0 square, so that is gmem upon 2r। पोटेंशियल एनर्जी इतनी मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी, तो कोई भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी भी हमें मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी gmem upon 2r और gmem upon r, तो माइनस gmem upon 2r मिल जाएगी। दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, which indicates that satellite is in the bound state.
सी आप हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी चीज जो बाउंड स्टेट में है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ गई तो वो बाउंड स्टेट में नहीं ना रहेगा, वो कहीं भाग जाएगा। क्लियर? हम भी अर्थ से भाग नहीं सकते, अर्थ के ऊपर भाग सकते हैं, अर्थ से ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर भाग सकते हैं, अर्थ के हाइट से ऊपर की तरफ भाग नहीं सकते, प्रोवाइडेड कि बिना प्लेन से जा सकते। इज इट क्लियर? इसका मतलब है हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पीरियोडिक टाइम ऑफ द सैटेलाइट। हमने वेलोसिटी तो ढूंढ ही ली है, पीरियोडिक टाइम भी मिल जाएगा। The time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is called the periodic time of the, or the time period t of revolution. During this time the distance traveled by it is equal to the circumference. So कितना circumference 2 pi r। पीरियोडिक टाइम कितना है t, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड v0 मिल जाएगी। अभी आगे v0 की फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इक्वेट की है, सो m अपॉन r, v0 की वैल्यू ये रख देते हैं 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू g me अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो फिर मैथमेटिक्स है, सिंपल। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस व्हिच इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू दिस। पता चल रहा है? सो पीरियोडिक टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। Since all quantities in the bracket are constant, we can say that t square is proportional to r square. बाकी सब constant है, r cube, sorry. So t square is proportional to r cube हो जाए। अब ये हमने, अगर आपको याद है तो इस लेसन के, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था उसका फर्स्ट टॉपिक केप्लर्स लॉज, उसमें से थर्ड लॉ, the square of the orbital time period of the satellite is directly proportional to the cube of the orbital radius. This is Kepler's third law with reference to the circular orbit of the satellite. तो ये यहाँ प्रूव भी हो गया। आगे बढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी मतलब क्या है? जियो, कोई भी, जियो मतलब अर्थ। सो अर्थ के कंपेयर में जो स्टेशनरी दिखाई देता है, जो स्टेडी दिखाई देता है, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अर्थ के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। तो अर्थ सैटेलाइट हैविंग ऑर्बिटल periodic time of 24 hours equal to the periodic time of the rotation of the earth about its own axis is called the geostationary satellite. अगर अर्थ का रोटेशनल जो पीरियोडिक टाइम है 24 आवर्स, उतना ही 24 आवर्स का टाइम किसी सैटेलाइट को रख देंगे और उसके सपोज अपने माथे के ऊपर कहीं रख दिया, तो अर्थ जितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में सैटेलाइट भी कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है वो हमारे साथ साथ ही चलता रहेगा, तो हमेशा अपने मत्थे पे दिखाई देगा। इसका मतलब है वो भले घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन वो हमें स्टेडी लगेगा। सो जो अर्थ के कंपेयर में स्टेडी लगता है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स ऑलवेज स्टेशनरी एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। Such a geostationary satellite revolve around the earth in the equatorial plane in east-west direction. वो हमेशा ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। सैटेलाइट 2-3 टाइप के होते हैं, एक जो है ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं और एक नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, सी फिगर। तो ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है, ऑर्बिटल। ये आर ई है और ये एच, एच मतलब उसकी हाइट है। For geostationary satellite Sputnik, G is equal to 6.767 into 10⁻11, ME की जगह ये रख देंगे 6 into 10⁻24, T की जगह 24 into 3600 सेकंड। इन इक्वेशन R is equal to 42260 किलोमीटर आता है, उसमें से 6400 किलोमीटर माइनस कर दो तो 35,860 किलोमीटर आए। इसका मतलब है किसी सैटेलाइट को 35,860 किलोमीटर के ऊपर जाके रख देंगे तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगा। अब ये कौन से काम में आता है? जीपीएस। आप अभी अपने मोबाइल में या दूसरे लैपटॉप में या किसी दूसरे मशीन में जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो दीज सैटेलाइट आर यूज्ड इन जीपीएस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। अब कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो
नॉर्थ साउथ घूमते हैं। ये रहा, ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ। सो नॉर्थ साउथ घूमने की वजह से क्या होता है, वो बहुत जल्दी अपना रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं। पोलर सैटेलाइट, these satellites revolve around the earth in north south direction। उसकी हाइट भी बहुत कम होती है। Their height from the surface of the earth is nearly 800 kilometers। Since the earth rotates in the east west direction, these satellites, their periodic time is almost 100 minutes। So these satellites can view every section of the earth many times in a day with the help of the camera kept inside the satellite. It can see the thin strip of the earth in every rotation। In the next rotation, it will see the region of the next strip and thus can see the entire earth many times in a day। स्पाइंग के लिए ये बहुत काम का है। स्पाई मतलब CID या सिक्योरिटी पर्पस के लिए। So they are useful in remote sensing, meteorology, environmental and spying। So this is very important factors। So इतने टाइप के सैटेलाइट्स हैं, ये बहुत ही important टॉपिक्स हैं। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। मैंने सारी शॉर्ट नोट्स भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके दी हैं। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आप प्रिपेयर भी करो और एग्जाम में आप लिख सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट। यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।